नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीओजी वेबसाइट से एप्स्टीन की 16 फाइलें गायब, डेमोक्रेट्स ने मांगा जवाब। गायब फाइलों में ट्रंप की तस्वीरें शामिल। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर नहीं दिया कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण। अमेरिकी न्याय विभाग की जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पब्लिक वेब पेज से कम 16 फाइलें जारी होने के एक दिन के भीतर गायब हो गई, जिससे डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाए हैं और स्पष्टीकरण की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक गायब हुई फाइलें जो शुक्रवार को उपलब्ध थीं लेकिन शनिवार तक एक्सेस नहीं की जा सकी, उनमें नग्न महिलाओं की पेंटिंग्स और एक तस्वीर शामिल थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप, एप्स्टीन, मेलेनिया ट्रंप और घिस्लेन मैक्सवेल साथ दिख रहे थे। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह घटनाक्रम एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों के आंशिक रिलीज के दौरान सामने आया है, जिनमें बिल क्लिंटन समेत कई चर्चित हस्तियों की तस्वीरें हैं। धुंध की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। दिल्ली में रविवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है और राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही शहर में धुंध की स्थिति भी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह आनंद विहार का AQI 426 रहा। अन्य इलाकों में भी हालात चिंताजनक रहे, जहां चांदनी चौक में AQI 448, वजीरपुर में 443, मुंडका रोहिणी में 433, अशोक विहार में 425 और नरेला में 416 दर्ज किया गया। ITO का AQI 393 और ओखला फेज 2 का 402 रहा। प्रदूषण के अति गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 4 लागू है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। H1B वीजा इंटरव्यू भारत में अक्टूबर 2026 तक टाले गए। नए नियमों के चलते H1B इंटरव्यू रीशेड्यूल। इमिग्रेशन वकीलों ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल, की आलोचना। भारत में हजारों H1B वीजा आवेदकों के पहले से तय इंटरव्यू अचानक कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद जिन आवेदकों के इंटरव्यू निर्धारित थे, वे नए सख्त बैकग्राउंड और सोशल मीडिया जांच नियमों के कारण प्रभावित हुए हैं और कुछ अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2026 तक रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों से तय तारीख पर काउंसलर ऑफिस न आने की अपील की। अधिकांश प्रभावित लोग इंटरव्यू के लिए पहले ही भारत पहुंच चुके थे और वैध वीजा न होने के कारण अमेरिका वापस नहीं लौट पा रहे। इमिग्रेशन वकीलों ने इस अनिश्चित प्रक्रिया की आलोचना की है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती शुरू। महायुति और एमवीए में सीधा मुकाबला। महायुति सहयोगी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती रविवार को सुबह 10 बजे शुरू हो गई है, जिनमें नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों से राज्य में जमीनी स्तर पर राजनीतिक ताकत का शुरुआती संकेत मिलने की उम्मीद है। सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी कई कस्बों में सीधे और बहुकोणीय मुकाबले में हैं, जिससे चुनावी परिणाम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कई स्थानों पर गठबंधन की गतिशीलता ने मुकाबले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि महायुति के अंदर के सहयोगी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सीबीआई ने रक्षा विभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को किया गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। दीपक कुमार शर्मा डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर। सीबीआई ने डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी शनिवार को की। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित घर से तलाशी के दौरान 2.23 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल पाली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी कर्नल काजल पाली राजस्थान के श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। बांग्लादेश में हिंसा जारी। पीएनपी नेता के घर में लगाई गई आग, 7 साल की बेटी की मौत। स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक पीएनपी नेता की
7 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से झुलस गईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार लक्ष्मीपुर के भवनगंज यूनियन पीएनपी के सहायक संगठन सचिव बिलाल हुसैन के घर को शनिवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बाहर से बंद कर आग लगा दी। इस घटना में उनकी बेटी आयशा अख्तर की मौत हो गई, जबकि सलमा अख्तर और सामिया अख्तर को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया। बिलाल हुसैन खुद भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हिंसा छात्र नेता और स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद भड़की, जिनकी 18 दिसंबर को मृत्यु हुई थी। हादी कट्टरपंथी मंच इंकलाब मंच के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 12 दिसंबर को मध्य ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में इलाज के लिए विदेश ले जाया गया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गुरुवार रात को ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, मीडिया दफ्तरों पर हमले और विरोध प्रदर्शन हुए। हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में किया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर पश्चिम बंगाल की पुलिस सख्त। हत्या को मुर्शिदाबाद की घटना से जोड़ने पर पुलिस ने चेताया। भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखी जा रही नजर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कहा कि कुछ वर्गों द्वारा बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की तुलना 8 महीने पहले मुर्शिदाबाद में हुई एक अलग घटना से करना बेहद भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण है। पुलिस ने कहा कि ऐसी तुलना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। एक्स पर जारी एक बयान में पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुर्शिदाबाद मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि गुरुवार को बांग्लादेश के मैनन सिंह जिले के भालुका में धर्म के अपमान के आरोप में भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और बाद में उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। कर्नाटक की राह पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार हेट स्पीच को रोकने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। रेड्डी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हाल ही में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पारित किया गया है। बता दें कि उनका यह बयान कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल की मंजूरी के कुछ दिनों बाद आया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली भड़काऊ टिप्पणियों में बढ़ोतरी के कारण यह कानून जरूरी था, क्योंकि ऐसे बयान हिंसा और अशांति को जन्म दे सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोक ने बिल का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और इसके दुरुपयोग की आशंका जताई। ईरान के मिसाइल खतरे पर ट्रंप को ब्रीफ करेंगे नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप से जल्द हो सकती है नेतन्याहू की मुलाकात। इसराइल फिर हमले के विकल्प तलाश रहा। रिपोर्ट एनबीसी न्यूज के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर ईरान के तेजी से बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विस्तार और इस खतरे से निपटने के लिए हमले की जरूरत के बारे में ब्रीफिंग देंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इसराइल ईरान पर फिर से हमले की संभावना तलाश रहा है, क्योंकि ईरान ने युद्ध में क्षतिग्रस्त मिसाइल उत्पादन और वायु रक्षा ढांचे को पुनर्निर्माण कर लिया है और उसका मिसाइल प्रोडक्शन युद्ध पूर्व स्तर पर लौट आया है। यह चिंता जून 2025 में हुए 12 दिवसीय ईरान इसराइल युद्ध के कुछ महीनों बाद सामने आई है, जिसमें ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे थे और कई मिसाइलें इसराइल की मल्टी लेयर डिफेंस को भेदने में सफल रहीं। रिपोर्ट के अनुसार इसराइली अधिकारी ईरान की हाइपरसोनिक फतेह 2 जैसी एडवांस मिसाइलों और बढ़ते मिसाइल भंडार को तत्काल खतरा मान रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.